हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहन बाकरिया आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का अपना सेशन रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज अपन एक ऐसी सीरीज लेके आए हैं आपके लिए जो आपको कम समय में अच्छी तैयारी करवा सकती है, जो आपको बताएगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशन करना है और कम समय में अपन केमिस्ट्री का रिवीजन किस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन टॉपिकों से आते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे कैसे इनको सॉल्यूशन करना चाहिए। अब जो बचा समय है वो समय ये नहीं है कि आप प्रत्येक चीज को देखे जाओ और प्रत्येक चीज को देख देख के आप उनके क्वेश्चन सॉल्यूशन करो। ऐसा टाइम रहा नहीं है। अब अपने को स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है। कैसी पढ़ाई स्टडी की आवश्यकता है? स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है जो कम समय में अपने को अच्छा और ऑथेंटिक रिजल्ट दे सके। देखिए कई बार अपन देखते हैं एग्जाम में कि ये क्वेश्चन तो यार मेरा देखा हुआ है, मेरे को आ नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आज अपन चर्चा करेंगे। आज के जो अपने 3 टॉपिक हैं, वह टॉपिक्स 4 टॉपिक्स लिए मैंने आज आपके लिए। एटम लिया है, केमिकल बॉन्डिंग लिया है, आवर्त सारणी ली है और एसिड एंड बेस एंड पीएच स्केल को मैंने आज चैप्टर्स के बारे का या इन चैप्टर्स का रिवीजन मान सकते हो, या इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो आगामी अपनी जो क्लासें रहेगी या ये क्लास रहेगी, इसी आपके एग्जाम में चाहे आपकी 0% तैयारी हो, कुछ भी तैयारी नहीं हो, फिर भी आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। जिन बच्चों की थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी है उन्हें ये पता लग जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्यूशन ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा सेशन, इसके कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा एटम से। देखिए एटम का सर्वाधिक या इंपॉर्टेंट पार्ट जिसे कह सकते हैं, जहां से स्टार्ट होता है वह होता है समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोडाइपर्स और आइसो स्टर से स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, पहला मेरा जो क्वेश्चन है वह है कि समस्थानिक कौन सा है, समस्थानिक ही कौन सा है। तो मैं यहाँ से मैं एक बार एक आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शनों के बारे में देखिए यहाँ से कि समस्थानिक का मीन्स क्या होता है। पहली बात तो यह समझिए, समस्थानिक का मीन्स होता है सम्मान स्थान वाला। क्या होता है? सम्मान स्थान वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, अर्थात परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। तो मैंने पहला एग्जांपल लिया, यहाँ से देखिए परमाणु क्रमांक 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अर्थात यह क्या है? समस्थानिक नहीं है। यह देखिए 3 3 दोनों का भार समान आ रहा है, तो ये क्या है? आपका समभारिक। क्या है? आपका समभारिक। ठीक है, फिर मेरे पास आया 19 और 20। यहाँ पे परमाणु क्रमांक सही नहीं है, समान नहीं है। यहाँ पे 40 आया, यहाँ पे भी क्या है? 40। तो ये भी क्या है? आपका समभारिक है। ये भी क्या है? आपका समभारिक। यहाँ से देखिए C6 13 और N17 14। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये क्या है? आपका सम न्यूट्रॉनिक। ये क्या है? आपका सम न्यूट्रॉनिक है। और इसे आइसोडाइपर्स भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? आइसोडाइपर्स भी। आइसोडाइपर्स नहीं कह सकते। ये क्या आपका? सम न्यूट्रॉनिक है। ये क्या आपका? सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, तो बच गया जो ऑप्शन अपना क्या होगा? समस्थानिक होगा। तो देखिए है कि नहीं है? यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी क्या है? आपका 6 है। तो ये आपका परमाणु या ये आपका समूह क्या? आपका समस्थानिक समूह है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अपन ने यहाँ से क्या क्या क्लियर कर लिया? समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और समस्थानिक। और अपन ने क्या कर लिया? समस्थानिक। इसके अलावा अपन सम इलेक्ट्रॉनिक भी देखेंगे कि वे परमाणु परमाणु के समूह हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उन्हें क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं? कि वे परमाणु परमाणु के समूह हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। या समबारिक किसे कहते हैं? कि वे परमाणु परमाणु के समूह हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है परंतु परमाणु भार क्या है? समान है। उन्हें क्या कहेंगे? समबारिक कहेंगे। फिर आता है आइसोडाइवर्स। क्या आता है? आइसोडाइवर्स। आइसोडाइवर्स किसे कहते हैं? वे परमाणु परमाणु के समूह हैं जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर क्या होता हो? समान होता है। उसे क्या कहते हैं? आइसोडाइवर्स कहते हैं। और अंत में बचता है अपना आइसोस्टेट्स। क्या बचता है आपका? आइसोस्टेट्स। कि वे परमाणु या परमाणु के समूह हैं जिनमें परमाणु की संख्या व परमाणु भार दोनों क्या होता हो? परमाणु भार नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे क्या कहते हैं? आइसोस्टेट्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो अपने एटम का जो पहला पार्ट था
समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोडाइपर्स और आइसोस्टेट्स वो आपके कंप्लीट और क्लियर हो चुके हैं। तो यह क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जो दे रखा है वो किससे आया है, वो मेरा आया है आइसोडाइपर से। किससे आया मेरा क्वेश्चन आया है ये आइसोडाइपर से। तो आइसोडाइपर से किस प्रकार से क्वेश्चन निकालते हैं वो देखेंगे। तो पढ़िए एक बार सभी इसको, सभी इसके एग्जांपल्स देखिए कि आइसोडाइपर से किस प्रकार से निकाले जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक सिंपल सी चीज ले लेता हूँ। यहाँ से मैं, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रखी है, यहाँ पे देखिए ये 17 है, वहां पे कितने आएंगे 15, कितने आएंगे भाई 15। अब देखिए सभी स्टूडेंट देखिए यहाँ से आइसोडाइपर्स का मीन्स होता है कि न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन बराबर हो, दोनों का अंतर क्या हो, बराबर हो। तो ध्यान दीजिए यहां से ये परमाणु, ये क्या आ गया आपका P, ये क्या है आपका A। तो ध्यान दीजिए इसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, P बराबर तो कितना रहेगा 6 और N बराबर कितना रहेगा मेरे पास 7। यहां से देखिए P बराबर तो कितना रहेगा 7 और N बराबर कितना रहेगा 8। तो ध्यान दीजिए यहां से मैं दोनों को अंतर देखूंगा, मैं दोनों को अंतर देखूं तो यहां से देखिए N माइनस पी बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है और यहाँ पे भी N माइनस पी बराबर कितना आ रहा है 1। तो दोनों का अंतर क्या है, समान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला, कि दोनों का अंतर क्या आ रहा है, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन माइनस प्रोटोनों की संख्या का अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपना पहला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कुछ। ये तो अपन ने आइसोडाइपर्स, आइसोस्टेट्स, समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अध्ययन किया है। अब अपना एटम का जो सेकंड पार्ट आता है वह किससे आता है आपका क्वांटम संख्या से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वांटम संख्याओं से हर बार क्वेश्चन आए हैं। ये मान लीजिए लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन है किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या होगी, किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या होगी। तो ध्यान दीजिए कक्षकों की संख्या किससे निकाली जाती है, कक्षक। देखिए यहां से देखिए कक्षा, कक्ष, कक्षक, कक्षक, ठीक है। और यहां से देखिए और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये देखिए तीन चीज मेरे पास है। तो पहली चीज है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर द्वारा किसे क्या देखा जाता है कि किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो तो किससे निकल जाती है 2n स्क्वायर में। यहाँ किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये कक्ष या कक्षा में या किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे देखते हैं, 2n स्क्वायर से देखते हैं। फिर आता है मेरे पास 2l+1। तो ध्यान दीजिए यह है किसी उपकोष में, किसी उपकोष में, उपकोष में अधिकतम, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। फिर आता है अपना n स्क्वायर। क्या आता है n स्क्वायर, n स्क्वायर बताता है किसी कोष में अधिकतम उपस्थित कक्षकों की संख्या। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या क्या बताता है आपका n स्क्वायर। क्या आता है, बताता है आपका n स्क्वायर, ठीक है। और डी ऑप्शन आपका जो आया है 2l+1, ये बताता है किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या। ये उपकोष में बताता है, ये उपकोष में बताता है। और ये किस में बताता है आपका, ये बताता है किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आ जाएगा। तो देखिए चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला किसको बताता है, किसी कक्ष या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकंड बता रहा है किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थर्ड बता रहा है किसी कोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या। और फोर्थ बता रहा है किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या। उपकोष क्या होते हैं SPDF और कोष क्या होते हैं KLMNOPQ। ये क्या होते हैं आपकी कोष होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। यदि n+l बराबर 7 हो, यदि n+l बराबर 7 हो तो उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या। n क्या होती है, n होती है मुख्य क्वांटम संख्या। n क्या होती है अपनी मुख्य क्वांटम संख्या। l क्या होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या। इन दोनों का योग कितना हो, यदि 7 हो, यदि क्या हो 7 हो तो उपस्थित अधिकतम कक्षकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो ध्यान दीजिए मैं वही फॉर्मूला लगाता हूं। n+l बराबर कितना आ गया
n प्लस एल बराबर मेरे पास क्या है 7 है। n प्लस एल बराबर कितना है मेरे पास ही 7 है, तो मैं n बराबर क्या रख दूं 7 रख दिया। l बराबर में क्या रख सकता हूं 0, क्योंकि l का मान 0 1 2 3 4 5 6 कुछ हो, ये भी हो सकता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिए 7 प्लस 0 कौन सा कक्षक बनाएंगे 7s। अरे l का मान 0 किसके लिए होता है s के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7s। यदि मैं n का मान कितना रख दूं 6 रख दूं, कितना रख दूं 6, तो 6 प्लस 1 दोनों का योग कितना आ गया 7, n प्लस एल का योग कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए एक किसके लिए होता है p के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6p, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 6p। यहाँ से देखिए फिर आता है 5 प्लस 2, तो यहाँ से क्या जाता है बेटा 5d, क्या जाता है बेटा 5d। और फिर देखिए ये d के लिए l का मान कितना होता है 2 होता है, फिर देखिए 4 प्लस 3, तो ध्यान दीजिए ये कितना जाता है बेटा 4f, क्या जाता है 4f। मैं ये भी कर सकता हूँ कि 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 इन दोनों का योग भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है, परंतु एक चीज ये मैं आपको बता दूं कि n ऑलवेज ग्रेटर देन l, n का मान सदैव l से क्या होता है बड़ा होता है। यदि छोटा या बराबर हो गया ना तो वह कक्षक संभव ही नहीं होगा। तो यहां से देखिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू l से क्या आ रही है कम आ रही है, तो वो कक्षक संभव ही नहीं है। तो कौन कौन से कक्षक होगी 7s 6p 5d और 4f, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो अपनी क्या हो गई क्वांटम संख्या से हो गई। क्वांटम संख्या से एक क्वेश्चन और लेंगे, वो थोड़ा सा इसके बाद में लेंगे। पहले ये देखिए सोडियम के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसकी तरंग दैर्घ्य 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर है। ध्यान दीजिए ऊर्जा की बात आते ही मेरे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा। ध्यान दीजिए एटम से 3 जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। एक तो आ रहा है समस्थानिक संभारिक सम न्यूट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक से, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वांटम संख्याओं से, और थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपका सिद्धांतों से। सिद्धांत कौन कौन से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का एनएचसी सिद्धांत, एन प्लस एल या अपबॉव सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या हुंड का नियम। यहां से क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन किससे आ रहा है क्वांटम संख्या से, एक क्वेश्चन किससे आ रहा है समस्थानिक सम न्यूट्रॉनिक समभारिक से क्वेश्चन आ रहा है, या उससे बोर मॉडल से क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन है सोडियम के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसकी तरंग दैर्घ्य 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर है। क्या है आपकी 6 मीटर है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करूं, तो क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए मेरे को सीधा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि E बराबर एच न्यू, न्यू में कोई चीज दे नहीं रखी, लेमडा में दे रखी है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं एस सी अपॉन लेमडा, क्योंकि मैं जानता हूं कि न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लेमडा, क्या होता है सी अपॉन लेमडा। यहाँ एच क्या है प्लांक स्थिरांक, एच क्या है मेरे पास ही प्लांक स्थिरांक। तो ऊर्जा तो मुझे ज्ञात करनी थी, एच का मान रखूंगा 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, इंटू सी का मान कितना हो 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ ये किसका मान होता है आपकी वैल्यू होती है प्रकाश की, किसकी वैल्यू होती है प्रकाश की, बट्टे लेमडा का मान मुझे दे रखा है 3 इंटू 10⁶, 3 इंटू 10⁶ ये दे रखा है। तो बस मुझे तो सीधा सीधा सोल्व आउट करना है। तो यहां से मैं काटूंगा, 3 को 3 से काट दिया, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस की 6 है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की। तो 34 में से क्या जाएंगे भाई 14 जाएंगे, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे घात कितनी आनी चाहिए थी 20, कितनी आनी चाहिए थी 20, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहां से क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻20, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला, क्या हो जाएगा इसका पहला आ जाएगा, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने कोई दिक्कत है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻20, ऐसा क्यों हुआ, ये ऊपर गई 8 और 6 कितना हो गए 14 हो गए, तो 34 में से 14 जाने पे कितना बचता है 20 बचता है आपका, कितना बचता है 20। तो ध्यान दीजिए 6.626 इंटू 10⁻⁻20 मीटर इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देखते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है कि किसी विकिरण की ऊर्जा
आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो E समानुपाती क्या होता है, न्यू होता है। तो E बराबर क्या आ जाता है, एच न्यू। ऊर्जा पूछी गई है तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत लगाएंगे। तरंग दैर्घ्य पूछी गई है और क्या दे रखा है इसमें, यदि तरंग दैर्घ्य पूछ ली जाए और समय का मान दे दिया जाए तो डी ब्रोगली सिद्धांत लगाएंगे। नहीं फिर क्या लगाएंगे, आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगाएंगे। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बारी बारी से पूछे जाने वाला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। वह क्वेश्चन है आपका कि क्रोमियम के 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान होगा। यह आपके दो चीजों की टेस्टिंग कर रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई आ गया तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा और नहीं आया तो आपका आंसर भी सही नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, क्रोमियम क्रोमियम तो आपभाव सिद्धांत और N+L के नियम का अपवाद है। ये तो आपके अपवाद है। तो ध्यान दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, क्रोमियम क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 24 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बैठूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां से देखिए 4s1 3d5 4s1 3d5। ध्यान दीजिए 19 और 5 कितना हो गया, 24। 19 और 5 कितना हो गया, 24। तो यहां से देखिए 2 4 10 12 18 और एक 19 19 हो गए यहां से। और 20वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, आपके 3D में आ रहा है। मोस्टली इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना क्या चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था। परंतु अपने इस तत्व के कारण यह क्या कर लेता है, 4s2 3d4 में, ये 4s1 3d5 में चला जाता है। 20वां इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, 3D में चला जाता है। मेरे पास क्या बच गया यहाँ से, 3d5। मेरे पास क्या है यहाँ से, 3d5 है। तो 3d5 में देखिए n की वैल्यू तो अपने को दिख रही है। यहां से ध्यान दीजिएगा कि n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू जो दिख रही है ना आपको संख्या में, वही होती है, n होती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो n की वैल्यू तो कितनी होगी मेरे पास, 3। अब ध्यान दीजिए, s p d और f में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जो दिखाई दे रहा है, जैसे d दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ से, तो d के लिए देखिए s के लिए कितना होता है, l का मान 0 होता है, p के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है 2 और f के लिए कितना होता है आपका 3 होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आया, d आया। तो n की वैल्यू, l की वैल्यू कितनी हो गई, l होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या। l क्या होती है आपकी, द्विगुणित क्वांटम संख्या। तो l का मान आ गया। अब देखिए m डिपेंड करता है l पे, m डिपेंड किस पे करता है, l पे। m क्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या होती है आपकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो यहां से तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए m बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस l होता है, माइनस प्लस क्या होता है, l होता है। तो 2 आ गए। तो यहाँ पे तो 20वां इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी अपनी -2। कितनी हो जाएगी, -2। और s अकेला इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो +1/2। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा। तो ध्यान दीजिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है कि n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। n की वैल्यू 3 आ गई, l की वैल्यू कितनी आ गई, 2, m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और d की s की वैल्यू कितनी आ गई, +1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका पहला। यहां से देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी बार, जेड 2020 लिख लेना इसके ऊपर। तो आप है ना कि ये जेड 2020 में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर नहीं आए हैं। तो अब की बार आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे उठ के आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल क्वेश्चन है, सभी के सही होते हैं तो आपके भी सही होने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। यह क्वेश्चन बारी बारी से पूछा गया, बारी बारी से रिपीट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि अब की बार फिर रिपीट हो जाए, आपका सही हो जाए। अब की बार फिर रिपीट हो जाए, आपका सही भी हो जाए। तो ध्यान दीजिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि कण की द्वैत प्रकृति होती है। एक कण की कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो कणीय और एक क्या होती है, तरंगीय। ठीक है, एक समय में एक प्रकार की अनिश्चितता ज्ञात, एक साथ किसी कण की एक साथ दो अनिश्चितता ज्ञात नहीं की जा सकती, एक समय एक ही प्रकार की अनिश्चितता ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए कौन सा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए कि फॉर्मूला क्या था उसका, डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन क्या था, 4 पाई। ये सही है इसका। मुझे नीचे वाले ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए, डेल एक्स डॉट डेल वी बराबर एच अपॉन 4 पाई m। यहां से मैं जानता हूं कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। पी क्या होता है यहाँ पे,
संवेग होता है तो P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, अर्थात m इंटू वी होता है। क्या होता है आपका, m इंटू क्या होता है आपका, v होता है। तो P बराबर m इंटू वी है, तो डेल P बराबर क्या हो जाएगा, m डेल v हो जाएगा। तो ये जाएगा कहां से उठकर, यहाँ पे आ जाएगा। तो डेल x डॉट डेल v बराबर h अपॉन 4 पाई m, h अपॉन 4 पाई m। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन तो एक ही आएगा ना, एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन आने वाला है, एक ही गोला आने वाला है। ऐसे नहीं कि दो गोलों में भर के आ जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको गोलों में एक में ही भर के आना है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। इसकी डी में दोनों ही है, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। तो मैंने आपका जो कौन सा चैप्टर था, एटम जो चैप्टर था, उसका मैंने मोस्टली रिवीजन कर दिया है कि पहला क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका समस्थानिक, समबारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और आइसोडाइपोल्स और आइसोस्टेट्स, प्लस आप बोर मॉडल ही पढ़ लीजिएगा इसमें से, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वांटम संख्या से, 101% आएगा क्वांटम संख्या से। क्वांटम संख्या कितनी प्रकार की होती है, 4, एन, एल, एम और एस। थर्ड क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, आपकी सिद्धांतों से, जिसमें प्लांक का सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हुआ, डी ब्रोगली सिद्धांत हुआ, हाइजेनबर्ग हुआ, एन प्लस एल या अबॉव सिद्धांत हुआ, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत हुआ और हुंड का नियम हुआ। वहां से क्वेश्चन आना है। फिक्स अपने को पता लग गया, अपने को यही चीजें पढ़नी है, ज्यादा पढ़ना कुछ है नहीं। अब देखिए मेरे पास सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, कौन सा आपका, आवर्त सारणी। कौन सी स्टार्ट होती है, पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग से देख लेता हूं। तो केमिकल बॉन्डिंग देखिए कि कौन अष्टक के नियम की पालना करेगा, कौन अष्टक के नियम की पालना करेगा, अर्थात केंद्रीय परमाणु के पास किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं देखिए यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, CO, मैंने ऑक्सीजन को यहाँ पे केंद्रीय परमाणु माना है। तो ध्यान दीजिए यहां से मैं क्या कर लूंगा, नहीं मान तो किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कार्बन है, कार्बन के बाध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ करके कितना हो गया, 6, और एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा कितना हो गया, 8। तो ध्यान दीजिए CO करेगा, CO क्या करेगा, करेगा। सेकंड आता है CH3 प्लस, CH3 प्लस, कार्बन की बाध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, एक भेज दिया मेरे पास, बच गए कितने, 3। हाइड्रोजन से जोड़ा, हाइड्रोजन से जोड़ा, हाइड्रोजन से जोड़ा, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यह अष्टक की नियम की पालना नहीं करेगा, अष्टक की नियम की पालना करेगा, ठीक है। यहां से क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, पालना नहीं करेगा आएगा, क्वेश्चन ये गलत हो रखा है थोड़ा सा यहाँ पे, नहीं क्वेश्चन सही है, सॉरी, दोबारा एक बार, ठीक है, गलत हो गया। कौन अष्टक के नियम की पालना करेगा, क्वेश्चन ये है। तो ध्यान दीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड में उपसहसंयोजक बंधु काउंट नहीं करते, ये नहीं करेगा कि C डबल बॉन्ड O आ जाता है तो इसके पास 2, 4 तो पहले थे, 2 इसने ले तो कितने हो गए इसके पास, 6, तो CO नहीं करता है। CH3 में देखिए C के पास 4 थे, एक चला गया तो 3, H, H और H, एक जगह 3 और 3 कितने हो गए, 6। SF6 में देखिए सल्फर के बाध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10। तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास कौन सा आएगा, NH4 प्लस। नाइट्रोजन के बाध्यम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, एक चला गया, और 4 किससे जुड़ लिया, ये हाइड्रोजन से जुड़ लिया, तो 4 4 कितने हो गए, 8। तो NH4 प्लस इस अष्टक के नियम की पालना करता है। ध्यान दीजिए CO नहीं करेगा, CH3 प्लस नहीं करेगा, SF4 नहीं करेगा, तो कौन करेगा, ओनली NH4 प्लस करेगा। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करते हैं, करेगा या नहीं करेगा ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये एग्जाम में बारी बारी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए कौन आयनिक बंध बनाएगा, कौन आयनिक बंध बनाएगा। तो ध्यान दीजिए यहां से मैं पहले बता दूं कि आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध होता है धनायन और ऋणायन के मध्य बनता है, पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, यहां से इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण स्थानांतरण होता है, ठीक है। पहली चीज धनायन और ऋणायन के मध्य बनता है, सेकंड इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, पूर्ण स्थानांतरण होता है, और थर्ड और सबसे मोस्ट चीज क्या है कि जो भी कक्षक भाग ले रहे ना, सबके सब में क्या होनी चाहिए, अष्टक के नियम की पालना करनी चाहिए, इनका बाध्यम कोश क्या होना चाहिए, पूर्णपूरित होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए HBr नहीं करता, HBr नहीं करता, उसका रीजन सुन लीजिए, क्योंकि H प्लस और Br माइनस मैंने चलो बना दिया, ठीक है, परंतु इसके बाध्यम कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, परंतु H के बाध्यम कोश में क्या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
हाइड्रोजन सदैव अष्टक के नियम का क्या है, अपवाद है, तो यहां से नहीं हो सकता। ठीक है, अगले में आता हूं CaCl2, Ca प्लस, यहाँ Cl और यहाँ पे भी Cl। अब यहां से देखिए ऐसे नहीं बनता आयनिक बंध, आयनिक बंध बनता है Ca+2 और 2Cla माइनस। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग के कितने इलेक्ट्रॉन कर लेता है भाई तुम कोस में 8। ठीक है, और ये दोनों Cl एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कितने कर लेती है, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेती है। तो यहाँ प्रत्येक परमाणु का अष्टक का मतलब अष्टक पूर्ण हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, CaCl2। यहाँ तो H आ गया तो वैसे ही नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन आयनिक सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंध बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट ये क्वेश्चन है और बारी बारी से एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पे भी फोकस कीजिए। अब मैं तीनों को समझाता हूँ। तीनों चीज क्या है, आयनिक के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक बंध क्या होता है। आयनिक बंध के बारे में मैंने बताया कि आयनिक बंध क्या होता है कि धनायन और ऋणायन के मध्य बनता है, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण होता है, और इस बंध में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु क्या होना चाहिए, अष्टक पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या होता है कि एक देना तो एक ही लेना, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा। और उपसहसंयोजक बंध क्या होता है कि उपसहसंयोजक बंध की परिभाषा क्या होती है कि सहसंयोजक बंध बनने के पश्चात यदि इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित हो तो तीर के निशान द्वारा क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है। तो पहले में ओनली क्या आ रहा है, आयनिक बंध। पहले में कौन सा बंध आ रहा है, ओनली आयनिक बंध। ठीक है, सेकंड है आपका ZnCl2। क्या है आपका, ZnCl2। ZnCl2 में देखिए इसमें भी क्या बच जाता है, आयनिक बंध। इसमें क्या बच जाता है, ओनली आयनिक बंध। थर्ड देखिए NH4Cl। क्या देखिए, NH4Cl। NH4 देखिए, पहले मैं इसको तोड़ता हूं अलग अलग चीजों में, NH4 प्लस और Cl माइनस। तो ये तो क्या हो गया आपका आयनिक। तो चलो पहली लाइन तो क्लियर हो गई। सेकंड देखिए NH4 में देखता हूं ओनली मैं, NH4 प्लस में देखा मैंने, तो NH4 प्लस में देखूंगा नाइट्रोजन के भाई तुम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बैठा हो रहे हो, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ध्यान दीजिए ये इधर हाइड्रोजन से जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन से जुड़ गया, इधर हाइड्रोजन से जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया भाई। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास, लोन पेयर बच गया। क्या बच गया मेरे पास, लोन पेयर। और यहाँ पे क्या उपस्थित था, H प्लस। क्या था, H प्लस, यानी अर्थात एक इलेक्ट्रॉन रहित परमाणु उपस्थित है मेरे पास। H प्लस का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन रहित परमाणु, अर्थात तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तो यहां से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दूंगा, इसको। तो इसमें देखिए एक ये 3 तो क्या बन गए बेटा, सहसंयोजक बंध बन गया, और एक क्या बन गया, उपसहसंयोजक बंध। तो ध्यान दीजिए आयनिक, उप सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध इसमें उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, NH4Cl। बहुत मोस्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि NH4Cl में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। तो NH4 प्लस और Cl माइनस में तो आयनिक, और NH4 में सहसंयोजक और उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा, निम्न में से हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा। तो हाइड्रोजन बंध के लिए आपको कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। हाइड्रोजन बंध जिसमें फ्लोरीन, जिसमें ऑक्सीजन और फिर जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उसी में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, अन्य में किसी में भी हाइड्रोजन बंध पाया नहीं जाएगा। तो पहला पहला KMnO4, इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बंध पाने की संभावना खत्म। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है आपका, HBr। क्या है आपका, HBr। तो इसमें FON नहीं है, फोन नहीं है, तो फोन के साथ ही बनाता है, तो ये ऑप्शन भी गायब। तो थर्ड देखिए HF। तो इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की मध्य की विद्युतीयता का अंतर 1.8 से क्या है, अधिक है। यदि 1.8 से विद्युतीयता का अंतर अधिक होता है तो वह हाइड्रोजन बंध का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि FON ही, कौन, FON ही हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। जैसे आपका NH3 हुआ, जैसे आपका HF हुआ, जैसे आपका क्या हुआ, H2O हुआ। ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार का होता है, एक अंतर आणविक होता है और एक क्या होता है, अंतरा आणविक। एक क्या होता है आपका, अंतरा आणविक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरा कौन सा है,
किसमें उपसहसयोजक बंध अनुपस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहे हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो ध्यान दीजिए ए NO2 प्लस, NO2 प्लस, ध्यान दीजिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, अरे कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ध्यान दीजिए डबल बॉन्ड क्या आ गया, O आ गया, यहां से प्लस लगा दिया। फिर इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है, ये किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें उपस्थित है कि नहीं है, इसमें तो उपस्थित है या नहीं है, उपस्थित है। इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, ओ उपसहसयोजक बंध उपस्थित है। NH2 माइनस में देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक माइनस आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक माइनस आ गया, तो ये कितने हो गए, 6 2 8। तो इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थिति, वो उपसहसयोजक बंध उपस्थिति नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, NH2 माइनस। मैंने आपको पहले ही बोला है NH4 में तो सहसयोजक और उपसहसयोजक दोनों बंध पाए जाते हैं, तो इसमें उपसहसयोजक बंध उपस्थित है। इसका और बना के बता देता हूं आपको कि HOH, ये तो क्या हो गया आपका, जल हो गया। फिर इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए थे, तो एक लोन पेयर को H प्लस को दे देता है। इस प्रकार से क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है। क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है। और इसमें तो उपस्थित होगा, तो देखिए आंसर क्या जाए, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डाइबोरेन, डाइबोरान में कौन सा संकरण उपस्थिति, कौन सा संकरण उपस्थित है। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6। क्या होता है आपका, B2H6। तो ध्यान दीजिए B2H6 में कौन संकरण पाया जाता है आपका, sp3। कौन संकरण पाया जाता है आपका, sp3 संकरण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ कैसी होती है, ऐसी होती है। देखिए H B H H B H H और H, ध्यान दीजिए 1 2 3 और ये 4। तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा आपका, sp3। कौन सा संकरण पाया जाएगा आपका, sp3 संकरण पाया जाएगा। डाइबोरेन में sp3 संकरण उपस्थित होता है। ये बच्चे बहुत मोस्टली गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता रहता कि ये उपसहसयोजक बंध का निर्माण करता है, और उपसहसयोजक बंध भी किसमें भाग लेता है, आपका संकरण में भाग लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए कौन सा अतिव्यापन अदिशात्मक है, जिसकी आकृति ही गोलाकार हो, जिसकी आकृति ही क्या हो, गोलाकार हो, वह अतिव्यापन क्या होता है, अदिशात्मक होता है। और अतिव्यापन का मीन्स क्या होता है, एक के ऊपर एक। ठीक है, तो मैं सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग बना के बताता हूं यहां से। तो ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, एक बार यहाँ से सामने ध्यान देंगे। तो देखिए पहला है मेरे पास, तो एस क्या करती है, कैसी होती है, गोलाकार होती है। और पी क्या करती कैसी होती है, डमलाकार। तो ध्यान दीजिए ये आपका वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये दिशात्मक होगा। ये एक साइड में तो क्या है, दिशात्मक है। फिर आता है आपका एस एस, इसकी आकृति गोलाकार, इसकी आकृति भी गोलाकार। ये बचा हुआ पार्ट क्या आता है आपका, एस एस अतिव्यापन आता है। ये कौन सी दिशा में जाएगा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए एस को अदिशात्मक अतिव्यापन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस एस। कौन सा जाएगा, एस एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीरा व ग्रेफाइट में क्रमशः संकरण होगा। तो मैं आपको ये चीज फिर आपको याद दिला देता हूं। देखिए आपका जो केमिकल बॉन्डिंग का है, अष्टक के नियम के किससे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन किससे आएगा, बंधों से आएगा, जिसमें आयनिक बंध, उपसहसयोजक बंध, सहसयोजक बंध, धात्विक बंध, वांडरवाल्स बंध और आपका हाइड्रोजन बंध। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन आने की संभावना रहती है आपकी संकरण से। इसमें ज्यामिति पूछ सकता है, इसमें आपको संकरण पूछ सकता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो परंतु आने की संभावना 101% है। आप संकरण को सीख के जाइए, आपका एक क्वेश्चन तो 100% सही होना ही होना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, तो ध्यान दीजिए इसमें एकल इलेक्ट्रॉन भाग लेते नहीं है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, श्रृंखला से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये ग्रेफाइट में तो कौन सा पाया जाता है आपका, sp2। कौन सा पाया जाता है, sp2 पाया जाता है। और हीरे की आकृति कैसी होती है, चतुष्फलक की होती है। तो इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है आपका, sp3 पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, sp2 और sp3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से किसकी आकृति अनियमित चतुष्फलकीय है, निम्न में से
किसकी आकृति अनियमित चतुष्फलकीय है? पहले बात तो सबका संकरण निकाल के देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबका संकरण निकाल के देखेंगे। तो देखिए पहला है मेरे पास, पहला है, इसमें क्या आएगा आपके पास? IF3 है, IF3 है, तो इसमें संकरण आ गया आपका sp3d आ गया। क्या आ गया आपका? sp3d आ गया। ऐसा क्यों आया? इसमें दो तो लोन पेयर आए हैं और दो मेरे पास क्या है भाई? तीन मेरे पास क्या है? सिग्मा। दो लोन पेयर, दो LP प्लस 3 सिग्मा। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है आपके पास? TeF4, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ध्यान दीजिए, इसमें एक तो मेरे पास क्या आ गया? लोन पेयर। एक तो मेरे पास क्या आ गया? लोन पेयर। और इसमें संकरण कौन सा आ गया आपका? sp3d संकरण आ गया। sp3d संकरण आ गया क्योंकि एक लोन पेयर और 4 सिग्मा, एक लोन पेयर और 4 सिग्मा। फिर मेरे पास है IBr2, IBr2। तो ध्यान दीजिए, IBr2 में देखिए कौन सा संकरण होगा? आयोडीन के बाद तुमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्या होंगे भाई? 7 होंगे। तो ध्यान दीजिए, IBr2 कैसे संकरण बनाएगा? आई, यहां से देखिए मेरे पास Br और Br, 5 इलेक्ट्रॉन फिर भी मेरे पास क्या रह गए? शेष रह गए। फिर भी इसमें यहाँ IBr माइनस आएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 6। तो यहाँ से भी देखिए ये रेखीय संरचना का निर्माण करता है। फिर मेरे पास क्या आता है? H2S। क्या आता है मेरे पास? H2S आता है। तो H2S में देखिए, H2S में कैसी संरचना आती है भाई? आपकी आती है sp3 संकरण आएगा। इसमें कौन संकरण आएगा आपका? sp3 संकरण आएगा कि 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो ध्यान दीजिए, अनियमित चतुष्फलकीय किसमें पाई जाएगी? आपकी H2S में। H2S में वैसे V शेप पाई जाती है। कैसी शेप पाई जाती है? कोणी शेप पाई जाती है। तो इसमें आपकी केकुली शेप में ये आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? केकुली शेप में, जिसमें अनियमित चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? कि देखिए इसको बनाता TE, यहां से F, F, F और F, और यहां से जो ये लोन पेयर आ जाता है, ये देखिए, ये जो आपकी संरचना बन रही है वह कैसी बन रही है? अनियमित चतुष्फलकीय। क्योंकि लोन पेयर क्या नहीं लेता? इसमें भाग नहीं लेता है, तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? अनियमित चतुष्फलकीय। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट देखिए, शुष्क बर्फ के अणु के मध्य कौन सा बंध उपस्थित होगा? शुष्क बर्फ का फॉर्मूला होता है CO2। क्या होता है आपका? CO2 होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा? सहसंयोजक बंध उपस्थिति होगा। कौन सा बंध उपस्थित होगा? सहसंयोजक बंध उपस्थिति होगा। नेक्स्ट देखिए, O2 प्लस 2, O2 प्लस का बंध क्रम है। O2 प्लस में देखिए 8 8 16, 16 में से एक गया तो कितना बच गया? 15 बच गए। और तो 15 का सभी को बताया कि 14 का कितना होता है? 3.5 होता है, 3 होता है। तो आपका 15 कितना हो जाएगा? 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका? 2.5। मैंने आपको पहले बोला है, एक क्वेश्चन एमओटी सिद्धांत से आने वाला है, एक संकरण से आने वाला है, एक बंध से आने वाला है, और एक अष्टक के नियम से। ये 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके 100% आने हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी नीट का एग्जाम हुआ, नीट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन संकरण से आया था और एक क्वेश्चन आपके एमओटी सिद्धांत से आया था। एमओटी सिद्धांत से क्वेश्चन आया था कि इनमें से किसका अस्तित्व नहीं है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है उसका अस्तित्व नहीं होता है। ऑप्शन था He2 प्लस हीलियम, हीलियम अणु था, तो हीलियम अणु का अस्तित्व नहीं होता कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 2.5। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के भी देखेंगे तो नॉन स्टार माइनस स्टार बट्टे 2 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2.5। ठीक है, फिर देखिए मेरे पास आया O2, O2 प्लस और O2 माइनस। इसमें बंध लंबाई का सही क्रम होगा। तो ध्यान दीजिए, बंध लंबाई बंध क्रम की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। बंध लंबाई बंध क्रम की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक लगाना था, कोई आपके डाउट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां से अपन क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, O2, O2 प्लस और O2 माइनस के बारे में देख रहे थे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे मैंने जो आपको तरीका बता रखा है कि काउंट कीजिए, 8 8 16, 16 में कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? 2। 8 8 16, 16 में से एक गया तो कितना बच गया? 15, 15 में कितना होगा? 2.5। ठीक है, 8 8 16, 16 में 16 में एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 17, 17 में कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है भाई? O2 प्लस का है, तो सबसे कम बंध लंबाई उसी की होगी।
तो देख लीजिए सामने आपके हैं O2 प्लस, इसकी सबसे कम, फिर उससे कम किसकी होगी O2 की, और सबसे अधिक किसकी होगी O2 माइनस की, क्योंकि इसका बंध क्रम कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। कॉन्सेप्ट को समझिए कि बंध लंबाई बंध क्रम की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे बंध क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे बंध लंबाई क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अगला देखिए, ये अपने केमिकल बॉन्डिंग और एटम से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अपन ने इसका मोस्टली रिवीजन भी कर लिया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस कर करके अपना रिवीजन करते जाइए। अब अपना आता है पार्ट किससे, आवर्त सारणी से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने इसमें। निम्न में से लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंधी प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, आवर्त नंबर 2 के तत्व आवर्त नंबर 3 के तत्व से विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आवर्त नंबर 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं आपकी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो ये करते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। लिथियम इससे करता है, बी इससे करता है, बी किससे करता है, एसआई से। तो यहां से देखिए लिथियम किससे कर रहा है, एमजी से। लिथियम किससे कर रहा है, मैग्नीशियम से कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमजी। क्या हो जाएगा, एमजी। ठीक है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, आपकी प्राउट, आपका डोब्रिनर, न्यूलैंड, लोथरमेयर और आपका कौन सा, मेंडलीव, इनकी समस्त आवर्त सारणियों का आधार क्या था, इनका वर्गीकरण का आधार क्या था, परमाणु भार था। क्या था, परमाणु भार। परंतु जो हेनरी मोजले साहब थे, उनकी आवर्त सारणी के मतलब वर्गीकरण का आधार क्या था, उनका आधार था परमाणु क्रमांक। क्या था इनका आधार है, परमाणु क्रमांक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, परमाणु क्रमांक, अर्थात बी आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे छोटे छोटे और नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए जेड के एग्जाम में कभी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल सरफेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सरफेस से भी देख के जाइए। ठीक है, आपको अच्छे क्वेश्चन तो करने हैं, परंतु जो लुल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, उनको भी आपको ध्यान देना है। निम्न में से पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही होगा, तो ध्यान दीजिए पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने लिखा हुआ है NH2NP126, अर्थात सी ऑप्शन। ये पहला किसका है, ये एस ब्लॉक का। सेकंड किसका है, आपका डी ब्लॉक का। थर्ड किसका है, आपका पी ब्लॉक का। और फोर्थ कौन सा है, आपका एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। यहाँ से देखिए लास्ट ईयर एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, वहां से पूछा गया था डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था, और यहाँ से क्या पूछा गया है, पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा NH2NP126। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसकी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको लिखवाया है। ध्यान दीजिए, मैंने केमिकल बॉन्डिंग और आवर्त सारणी के कुछ फैक्ट्स के संकरण और फैक्ट्स का कुछ मैंने आपको क्या डाल रखा है, मैटर डाल रखा है। उस मैटर से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो तैयार करके जाइएगा। वहां से कम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां से आपके 8 नंबर तो कंफर्म आने वाले हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वहां से आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप ऐप पे जाइए, अपना जो कंटेंट डाल रखा है केमिस्ट्री में, उस केमिस्ट्री कंटेंट में मैंने आपके कुछ आवर्त सारणी के फैक्ट्स हैं और संकरण के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लगभग 150 से 200 एग्जाम्पल्स हैं, उनको देख के जाइए। वहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, वो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऋणता का मात्रक है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये जेड 2017 का क्वेश्चन था। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, तो ये तो किसका होता है, विभव का। मीटर किसका होता है, आपकी त्रिज्या का। और इकाई रहित कौन है, आपकी विद्युत ऋणता। ध्यान दीजिए, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई रहित है। फिर देखिए, विद्युत ऋणता का सही क्रम है। ध्यान दीजिए, FON सबसे अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन, फिर किसकी होती है, ऑक्सीजन, फिर किसकी होती है, नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड सी ऑप्शन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि विभव की बात की जाती तो सबसे अधिक किसका होता, फ्लोरीन का,
फिर नाइट्रोजन का, और सबसे कम किसका होता है, ऑक्सीजन का। परंतु यहाँ तो विद्युतीनता की बात की जा रही है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाएगा। फिर देखिए ये अपनी आवर्त सारणी कंप्लीट हुई। आवर्त सारणी से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, आप उनको अच्छी तरीके से देखेंगे, केयरफुली पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। फिर देखिए अपना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट, अब अपने स्टार्ट होते हैं एसिड एंड बेस से। किससे स्टार्ट होते हैं बेटा, एसिड एंड बेस से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लुईस अम्ल निम्न में से कौन सा है, निम्न में से लुईस अम्ल कौन सा है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित है वह लुईस अम्ल नहीं है। ध्यान दीजिए SO2, SO2 की स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। SO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर भी इसके पास एक लोन पेयर उपस्थित रहता है। आप दिक्कत मत आइए, क्योंकि बहुबंधित यौगिक जितने भी थे, बहुबंधित यौगिक जितने भी हैं, SO, SO2 और SO3, वह क्या होते हैं, सारे लुईस अम्ल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका SO2। यहाँ से क्या हो जाएगा SO2। मैं आपको एक चीज बता दूं, PCl3 और PCl5 भी आपके लुईस अम्ल होते हैं। तो इसके आंसर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। परंतु यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, SO2 है, तो SO2 इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रास्टन लोरी के अनुसार CO3-2 का संयुग्मी अम्ल होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, ब्रास्टन लोरी अवधारणा के अनुसार CO3-2 का संयुग्मी अम्ल होगा। संयुग्मी अम्ल किसका निकाला जाता है, सार का निकाला जाता है। किसका निकल जाता है अभी, सार का। और संयुग्मी सार किसका निकल जाता है, संयुग्म अम्ल का निकल जाता है। किसका निकल जाता है अभी, अम्ल का। तो संयुग्मी अम्ल निकालना है, संयुग्मी अम्ल निकालना है। तो संयुग्मी अम्ल में क्या होता है, H जोड़ दो, क्या कर दो, H जोड़ दो। संयुग्मी सार निकालना तो H ही हटा दो, यहां से H जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, HCO3 माइनस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, HCO3 माइनस, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन, ये है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे NH3 का पूछा गया है, NH2 माइनस का पूछा गया है, NH3 का पूछा गया है, HSO4 का पूछा गया है, आपका OH माइनस का संयुग्मी सार या संयुग्मी अम्ल पूछा गया है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बात बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल के नमूने में H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है, 3 इंटू 10⁻⁶ मीटर है, तो इसकी pH होगी। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। आपको पता है कि pH बराबर क्या होता है, माइनस log ऑफ H आयन की सांद्रता, यही होता है। तो यहां से देखिए H आयन की सांद्रता कितनी देर की है, 3 इंटू 10⁻⁶। यहीं पे लोग गच्चा खा जाते हैं, यहीं पे लोग क्या खा जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। बच्चे गलत कर आते हैं यहाँ से। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, यहाँ पे कितने मोल हैं H के, 2 हैं। तो ये कितने से गुना होगा, 2 से गुना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से कितना जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁶, 6 इंटू 10⁻⁶। यहाँ से H आयन की सांद्रता ये आई है। अब तो pH निकालिए, माइनस log H आयन की सांद्रता कितनी होगी, 6 इंटू 10⁻⁶। ये आ जाएगा आगे -6, माइनस, देखिए माइनस -6 log 10, log 10, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट चीज गलत हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको डिटेल से करना पड़ेगा। देखिए pH बराबर माइनस log ऑफ 6 इंटू 10⁻⁶ करेंगे। पहले सभी को A इंटू बी से खोलिए, माइनस माइनस को भूल जाइए, अंदर अंदर log 6 प्लस log 10⁻⁶। log 6 का मान कितना होता है, log 6 का मान होता है आपका 7440, बताता हूँ आपको, 7440 होता है। कितना होता है आपका, 0.7440। तो यहां से देखिए माइनस 0.7440 माइनस log 10⁻⁶। ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करूंगा आगे आएगा। तो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, और log 10 का मान कितना हो जाएगा, 6।